आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की जलवायु। हम उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप पढ़ चुके हैं, तो अगला जो कारक है वो जलवायु है। जलवायु का मतलब है जो हमारे वायुमंडलीय घटनाएं हैं और निरंतरता के साथ चलने वाली घटनाएं हैं, उन्हें हम जलवायु बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जलवायु और मौसम को लेकर के दुविधा होती है कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। तो इसमें मैं दो लाइनें मौसम या मौसम दो लाइनें इसमें मैं क्लियर कर दूं। जलवायु का मतलब है वार्षिक रूप से निरंतरता के साथ चलने वाली जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं उन्हें जलवायु बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मान लो जनवरी का महीना हर साल गर्म होता है तो हर साल ठंडा होता है तो हर साल ठंडा ही होगा। जैसे अप्रैल से लेकर के हमारे यहाँ जून तक चरम गर्मी होती है तो हर साल वही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जुलाई से लेकर के सितंबर तक बारिश रहती है तो वर्षा ही होगी, हर साल वही रहेगा, कम ज्यादा हो सकती है लेकिन रहेगा वही। ये नहीं कि जून के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फ गिरने लग गई, तो ऐसा नहीं होता। तो जलवायु का मतलब है निरंतरता के साथ घटित होने वाली वायुमंडलीय घटनाएं हैं जो हर साल एक ही चक्र में रहती हैं। क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान पृथ्वी की जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन होता है, तो उन्हीं स्थितियों में परिवर्तन के कारण साल में वो अलग अलग दशाएं प्राप्त करती हैं और अगले साल पुनः उन्हीं दशाओं को रिपीट करेगा, फिर अगले साल उन्हीं दशाओं को रिपीट करेगा। तो उस घटना को हम जलवायु बोलेंगे। जबकि मौसम एक अल्पकालीन घटना है कि आज सुबह आपकी धूप थी और शाम को किसी ने आपसे कहा कि मौसम कैसा हो रहा है, आपने कहा कि बारिश हो रही है, और कल फिर सामान्य हो जाएगा, तो वो मौसम कहलाएगा। मौसम का मतलब ये नहीं कि हम किसी ऋतु को मौसम कहते हैं या जलवायु को मौसम कहते हैं। तो मौसम एक अल्पकालीन घटना है जो किसी दिन या किसी हफ्ते में अपने आप को परिवर्तित कर सकती है। कि हाँ, आपने कहा जनवरी का महीना है, ठंड पड़ रही है, लेकिन किसी दिन धूप आ गया और आपसे किसी ने कहा कि मौसम कैसा है, तो आपने कहा आज गर्म है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी आ गई है, बल्कि मौसम चेंज हुआ है, ये दूसरे दिन फिर सामान्य हो जाता है, उसे हम मौसम बोलते हैं। तो मौसम अल्पकालीन घटना है, अल्पकालीन है। और जलवायु निरंतरता पूर्ण घटना है। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। तो हम जब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की जलवायु की, तो जलवायु को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं कि जलवायु को परिवर्तित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। तो जलवायु को परिवर्तित करने वाले कारकों की जब हम बात करेंगे कि किन से जलवायु तय होती है किसी क्षेत्र की, तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि अक्षांशीय दूरी क्या है। देशांतरों का बहुत प्रभाव नहीं होता है, अक्षांशों का मोस्टली प्रभाव होता है। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा, समुद्र तट से दूरी। चौथा, स्थानीय पवने। और पांचवा हम अन्य कारक कर लेते हैं, अन्य कारक। ठीक है, तो अक्षांशीय दूरी का मतलब यह है कि जो हमारा सूर्य है पृथ्वी में, वह लंबवत रहता है वर्ष भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। तो इसका मतलब ये क्षेत्र सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। और इससे अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि भूमध्य रेखा से जो जितनी दूरी पर होगा उसके यहाँ ताप अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा से कम हो जाएगा। तो अक्षांशीय दूरी तय करेगी कि ताप कम होगा कि ज्यादा होगा। यानी कि जो इस क्षेत्र में है वो उष्ण कटिबंध में है, जो इस क्षेत्र में है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, 6 महीने उष्ण रहेगा, 6 महीने शीत हो जाएगा। और जो इस क्षेत्र में है वो हमेशा शीत कटिबंध में रहेगा, ये शीतोष्ण होंगे बीच के हिस्से। यानी कि यहाँ 6 महीने गर्मी होगी जब सूरज इस क्षेत्र में हो रहा होगा, और जब सूरज दूसरी ओर अपोजिट में चला जाएगा तो ये ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये क्षेत्र साल भर यहाँ तापांतर बहुत ही न्यून रहेगा, जबकि इन क्षेत्रों में 6 महीने बहुत ज्यादा ठंड होती है,
6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होते हैं, और ठंड साल भर होती है, पूरे साल भर। तो अक्षांशीय दूरी का मतलब यह है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जितना दूर जाएंगे उस क्षेत्र में तापमान में उतनी ही गिरावट आ जाएगी, यानी कि जलवायु ठंडी हो जाएगी। दूसरा जो कारक हमारा है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो भी पृथ्वी पर ऊंचाई और गहराई मापी जाती है उसका आधार हमेशा समुद्र तल होता है। और समुद्र तल से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे वायुमंडल में 14 किलोमीटर तक जो हमारा क्षोभ मंडल है, इसमें सामान्य ताप ह्रास का नियम लागू होता है, यानी कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी। ये औसतन है, थोड़ा बहुत स्थानीय कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन होगा ऐसा। यानी कि 165 में 1 आ जाती है तो 1650 मीटर में समुद्र तल से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी। जैसे मान लो हम समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर हैं उत्तराखंड में, जो हमारा मध्य हिमालय है, मान लो 1600 में या 1700 में है, तो सीधी सी बात है कि औसतन हमें मोटा मोटा ये मान लेना चाहिए कि अगर समुद्र तट में बंगाल की खाड़ी में इस समय टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तो हमारा निश्चित तौर पर 15 डिग्री केवल इस कारण से हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड केवल इस कारण से हो जाएगा कि हम समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। ऊंचाई जितनी बढ़ेगी उतना तापमान कम होगा, केवल 14 किलोमीटर ऊपर जाने तक क्षोभ मंडल में ये घटना घटित होती है। तो इसीलिए ये होता है कि समुद्र तल से जिनकी 5000 मीटर या उससे ऊंची चोटियां हैं जो, उनमें हमेशा बर्फ इसीलिए रहती है क्योंकि वहां तापमान हमेशा शून्य से नीचे रहता है, इसीलिए वहां पानी अपने ठोस फॉर्म में यानी कि बर्फ के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारक है जो हमारी जलवायु निर्धारित करता है, यानी कि समुद्र तल के जो कम ऊंचाई पर होंगे वो अपेक्षाकृत गर्म जलवायु वाले होंगे, और जो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर होंगे उनकी जलवायु शीत हो जाएगी, यानी कि ठंडी हो जाएगी। एक कारक ये है। और उसके बाद हम अगला जो कारक है वो समुद्र तट से दूरी है। समुद्र तट से दूरी मतलब मान लो ये आपका पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं ये लगभग 29% क्षेत्रफल पर है, बाकी 71 पर पानी है। पानी की मात्रा ज्यादा भी है और पानी एक दूसरे से मिला भी हुआ है। पानी की मात्रा ज्यादा भी है और एक दूसरे से पानी संगठित भी है, मतलब एकीकृत है। और पानी की एक विशेषता होती है कि पानी की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा ज्यादा होने के कारण पानी ठंडा भी देर से होता है और गर्म भी देर से होता है अपेक्षाकृत भूमि के। तो सूर्य के प्रकाश से पानी ना तो बहुत जल्दी गर्म होगा ना बहुत जल्दी ठंडा होगा, जबकि जो हमारा भूमि वाला क्षेत्र होता है उसमें सूर्य के प्रकाश के कारण परिवर्तन जल्दी हो जाते हैं, यानी कि ठंडा भी जल्दी पड़ेगा और गर्म भी जल्दी होगा। होता क्या है कि जो भूमि वाले क्षेत्र होते हैं उनकी जलवायु में तापांतर बहुत ज्यादा होते हैं। सूर्य का प्रकाश आएगा तो एकदम गर्म हो जाएंगे, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो एकदम ठंडे हो जाएंगे, जबकि जल में निरंतरता बनी रहती है। इसीलिए हमेशा समुद्र तटीय प्रदेशों की जलवायु समताप जलवायु होती है। जैसे मुंबई है तो मुंबई में वर्ष भर लगभग एक जैसा तापमान रहेगा, गोवा में एक जैसा रहेगा, कोची में एक जैसा रहेगा, विशाखापत्तनम में एक जैसा रहेगा, चेन्नई में एक जैसा रहेगा। वहां तापांतर ना के बराबर होता है। अब जनवरी में भी देखोगे वहां 35 के आसपास होगा, और अगर आप जुलाई या जून के महीने में देखोगे तो वहां 37 हो जाएगा, यानी कि 35 के आसपास ही रहेगा, तापांतर नहीं होगा। जबकि भूमि वाले क्षेत्रों में राजस्थान ही आप देख लो, गर्मी में लू चल रही होगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होगा, और सर्दियों में 5-7 ऐसे आ जाएगा। तो ये तापांतर बहुत ज्यादा है, 35 33 35 डिग्री का, यहाँ 1-2 डिग्री का होता है। तो हमेशा समुद्र तटीय प्रदेशों की जलवायु समरूप जलवायु होती है, जबकि समुद्र तटीय प्रदेशों से दूर जो आपकी भूमि होती है उसमें जलवायु में बहुत परिवर्तन होते हैं। ये एक कारक ये भी है। एक कारक स्थानीय पवनें हैं। स्थानीय पवनें जो किसी क्षेत्र में चलने वाली पवनें होती हैं, या जो पवनें मतलब स्थानीय और स्थायी दोनों तरह की पवनें हैं इसमें। तो इसमें जो हम पवनों की बात करेंगे तो ठंडी पवनें, जैसे कोई क्षेत्र ध्रुवीय प्रभाव में आता है, मान लो कोई क्षेत्र यहाँ है
और उसके लिए कोई अवरोध नहीं है, तो ध्रुवीय पवनें आकर के इसको जल्दी ठंडा करेंगी, तो ऐसे प्रदेश ठंडे होंगे। और जैसे कोई समुद्र क्षेत्र में, जैसे अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा से उठने वाली गल्फ स्ट्रीम है, वो जलधारा अपने साथ जब पानी ऊपर को ले जाती है तो उसके ऊपर सपाट जो हवा बह रही होती है, वो हवा भी गर्म हो जाती है। तो जब ये यूरोप में पहुंचती है तो यूरोप के अंदर घुस करके गर्मी पैदा कर देती है, गुनगुना बना देती है मौसम। यूरोप का गर्म कंबल बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम के ऊपर जो प्रवाहित होने वाली पवन है वो उसे गर्म कर देती है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में पवनों के प्रभाव से ठंडी या गर्मी बढ़ सकती है। तो कुछ स्थायी पवनों के जो क्षेत्र में रहते हैं वहां पवनों के कारण मौसम में जलवायु में निरंतरता रहती है, जबकि कुछ स्थानीय पवनें आपके जो जलवायु है उसको बहुत तेजी से बदल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर समरूप जलवायु हो जाती है, समताप जलवायु, कहीं पर तापांतर बहुत ज्यादा हो जाता है, वो पवनों का है। बाकी जैसे किसी क्षेत्र में हिमानी है, किसी क्षेत्र में वनस्पतियां ज्यादा हैं, तो वहां की जलवायु अपेक्षाकृत नम और थोड़ा बहुत ठंडी होगी। जिन क्षेत्रों में रेगिस्तान है, जैसे शहर में ऊष्माद्वीप बन जाते हैं, कंक्रीट का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत गर्मी ज्यादा होगी, वो स्थानीय कारक होते हैं। तो जलवायु के मुख्य जो निर्धारक कारक हैं वो ये है किसी भी क्षेत्र। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, अब हम उत्तराखंड में चले जाते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि जलवायु किन कारकों से निर्धारित होती है। तो उत्तराखंड के हमने जब भूगोल पढ़ा था तो इसमें मैंने उसकी अक्षांशीय स्थिति आपको बता दी थी कि उत्तराखंड 28 से लेकर 31 के बीच है। तो यहाँ कहीं है जो उष्ण कटिबंध से बाहर है, लेकिन शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच है। तो सीधी सी बात है कि ये शीतोष्ण कटिबंध में है। अगर कोई कहे कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु को बोलेंगे हम शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहाँ 6 महीने गर्म होते हैं और 6 महीने ठंडा होता है। लेकिन ऊंचाई भी एक कारक है, क्योंकि हिमालयी राज्य है। जो क्षेत्र 6 महीने गर्म रहने चाहिए वो क्षेत्र ऊंचाई के कारण उतनी गर्मी प्राप्त नहीं करते हैं, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी का सीजन उतना कष्टकारी नहीं होता है। लेकिन उत्तराखंड के मैदानी भागों में काफी गर्मी होती है। मान लो उत्तराखंड में हिमालय की ऊंचाई नहीं होती तो मैदानों की जैसी गर्मी होती, लेकिन गर्मी या जलवायु का एक नियंत्रक कारक ऊंचाई भी है, और हिमालय ऊंचाई है, तो मैदानों की अपेक्षा 5-10 सेंटीग्रेड तो तापमान ऊंचाई के कारण कम हो जाता है, इसलिए गर्मियां उतनी घातक नहीं होती, लेकिन सर्दियां बहुत कठोर हो जाती हैं यहाँ की। तो मिला करके हम इसे शीतोष्ण जलवायु में ही लेंगे उत्तराखंड को। जब भी उत्तराखंड की बात आएगी तो उसे हम लेंगे शीतोष्ण जलवायु में, क्योंकि उसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसके आधार पर वो ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ 6 महीने गर्मी और 6 महीने सर्दी होती है। तो उत्तराखंड की जलवायु को हम 3 ऋतुओं में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं जो हमारा मार्च है, मार्च से लेकर के जुलाई 1 तक का जो आपका मौसम है इसे हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। और जुलाई आरंभ से अक्टूबर अर्ध तक जो ऋतु है उसे बोलते हैं वर्षा ऋतु। और अक्टूबर अर्ध या नवंबर आरंभ से फरवरी तक जो ऋतु है उसे बोलते हैं हम शीत ऋतु। 3 ऋतु हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका आगमन मार्च में हो जाता है, क्योंकि मार्च में पृथ्वी पर सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च के दिन भूमध्य रेखा पर होता है, और उसके बाद 22 मार्च के दिन से वो लंबवत उत्तरी गोलार्ध में पड़ना शुरू हो जाता है, और 21 जून तक वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। 21 जून के दिन कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उस दिन से फिर आगे वापसी हो जाती है। तो 3 महीने जाने के 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य के ऊपर जाने के। हम ऊपर में यहाँ हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ये जाते समय गर्मी पैदा करेगा, आते समय भी गर्मी पैदा करनी चाहिए थी, लेकिन गर्मी पैदा होने के कारण यहाँ पर वायुदाब की स्थितियां बदल जाती हैं और पूरे भारत में मानसून आ जाता है। तो हम ग्रीष्म ऋतु के ही एक हिस्से को जो अंत वाला है उसे हम
वर्षा ऋतु बोलते हैं। तो ये जो आपका जून है, मतलब जून 21 जून तक, जुलाई आरंभ तक यहाँ गर्मी होती है और गर्मी काफ़ी तीव्र होती है। खासकर मैदानी भागों में तो लू चलती है। शिवालिक के जो दक्षिणी ढलान है उन पर, और तराई है, भाबर है, गंगा का मैदान है, ये पूरा क्षेत्र लू के प्रभाव में रहता है इस समय। शिवालिक में मौसम थोड़ा ठीक होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 के बीच का ही होता है। दून घाटियाँ बहुत गर्म होती हैं क्योंकि ये घाटियाँ समुद्र तल से कम ऊंचाई प्राप्त करती हैं, तो इस वजह से ये भी गर्म रहती हैं। लेकिन दून घाटियों में लू का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि मैदान में चलने वाली जो लू है उसे रोकने के लिए शिवालिक खड़ी है, लेकिन गर्मी बहुत तीव्र होती है इन क्षेत्रों में भी। मध्य हिमालय में गर्मी का मौसम बहुत सुहावना होता है। 30 से लेकर के 35 डिग्री तक तापमान रहता है यहाँ पर मध्य हिमालय में। 30 से 35 डिग्री तापमान रहता है और मौसम सुहावना रहता है क्योंकि यहाँ पर वनस्पति का आवरण उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मध्य हिमालय में है। इस वजह से यहाँ पर हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं गर्मी में भी, और आपका धूप बहुत तीव्र होती है। पर धूप के तीव्र होने से एक समस्या खड़ी हो जाती है मध्य हिमालय में, जो जल स्रोत होते हैं वो सूखने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को हमारे उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में रूड़ी भी बोलते हैं, रूरी या खरसाऊ कहा जाता है। जब वर्षा के कारण, वर्षा ना होने के कारण बहुत आपका सूखे की जैसी स्थिति हो जाती है अप्रैल लास्ट और मई के आरंभ में, तो ऐसी स्थिति को रूड़ या खरसाऊ कहा जाता है, जो हमारे स्थानीय भाषा के शब्द हैं। इसका मतलब होता है गर्मी के कारण पड़ने वाला सूखा। और एक चीज और है, मई के आरंभ या अप्रैल के लास्ट में जो हमारा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात हैं, साइक्लोन हैं, उनके प्रभाव में उत्तर का विशाल मैदान होता है। तो उत्तराखंड में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। बहुत तेज अंधड़ जिनकी गति बहुत तीव्र होती है, उसके साथ कुछ बूंदाबांदी, ओलावृष्टि कभी कभी, और बहुत तेज गर्जना, ये आमतौर पर हो जाता है अप्रैल से लेकर के मई माह के आरंभ तक। तो ये बहुत बारिश तो नहीं करती है, लेकिन कभी कभार छुटपुट बारिश होती है, सीमित क्षेत्रों पर होती है जिस क्षेत्र में चक्रवात का प्रभाव होता है। तो वो हम उसे एक तरीके से प्री मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि ये संकेत होता है उत्तर के विशाल मैदान में उच्च वायुदाब बनने का, जो अब निम्न वायुदाब बनने का, जो अब मानसून आने की दस्तक दे रहा होता है। तो जून जाते जाते गर्मी बहुत तीव्र हो जाती है, और जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है भारत का कर्क रेखा से ऊपर, ये निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। जबकि दक्कन में जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, वहां आपका उच्च वायुदाब होता है क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा होता है, और हिंद महासागर से मानसूनी पवनें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मानसून केरला में तो 15 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन उत्तर भारत पहुंचते पहुंचते इसे 15 दिन का समय और लगता है। तो 1 जुलाई के आसपास उत्तराखंड में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। 1 जुलाई से वर्षा ऋतु में उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र पर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा का वितरण उत्तराखंड में समान नहीं है। इसका कारण है उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना है वो ऐसे है, और मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है तो उसकी शाखाएं इस तरीके से बढ़ जाती हैं। तो जो शिवालिक है, और शिवालिक का जो वृष्टि क्षेत्र है, जो शिवालिक से उठकर के बादल बनेंगे, उस पूरे क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। शिवालिक और शिवालिक के जो दक्षिणी ढलान है उनमें, उत्तरी ढलान की तरफ ये वर्षा कम हो जाती है। और जो मध्य हिमालय है, यहां आते आते इसकी जो नमी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसकी धाराएं कम पहुंच पाती हैं, क्योंकि ये एक अवरोध होकर के यही सब गिरा देता है। क्योंकि पर्वतीय वर्षा की एक खास बात ये होती है कि जिस ढलान से आपकी हवाएं टकराएंगी, बादल हमेशा उसी के ऊपर बनेंगे, इसके सहारे ऊपर चढ़ के, और इसी क्षेत्र में बारिश होती है। और ये क्षेत्र अपेक्षाकृत कम बारिश प्राप्त करता है। तो ये हर जगह होता है, इसीलिए यहाँ को कम बारिश होती है। और दूसरा, इसकी शाखा का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं पर वर्षा कर देता है। जो शेष बची हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने वाली जो शाखाएं हैं उनमें मध्य हिमालय में ठीक ठाक बारिश हो जाती है 120 सेंटीमीटर तक, और उच्च हिमालय तक इससे भी कम स्तर पर बारिश होती है
80 सेंटीमीटर वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में यदि अल्नीनो और लानिनो प्रभाव ना हो, अल्नीनो भारतीय मॉनसून के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अल्नीनो मतलब ये है कि जिस वर्ष हम्बोल्ट की धारा गर्म हो जाती है उस वर्ष हमारे मॉनसून में कटौती हो जाती है, क्योंकि कुछ बहुत मॉनसून का जो हवाएं हैं वो हिंद महासागर से प्रशांत की ओर चलने लगती हैं, इससे मॉनसून में कमी आ जाती है। तो मॉनसून की धाराओं में कमी आने के कारण कुछ बहुत प्रतिशत मात्रा वर्षा की कम हो जाती है, अल्नीनो प्रभाव बोलते हैं। और लानिनो प्रभाव का मतलब है कि जिस वर्ष हम्बोल्ट की धारा बहुत ठंडी हो तो उससे हिंद महासागर में उठने वाले मानसूनों को ज्यादा बल मिल जाता है, तो उसके कारण ज्यादा मानसून आता है तो ज्यादा बारिश होती है। तो अतिवृष्टि का कारण लानिनो होता है और सूखे का कारण अल्नीनो होता है। अगर ये प्रभाव ना हो तो बारिश ठीक होती है, परंतु अगर लानिनो प्रभाव हो तो उत्तराखंड के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में बरसात के सीजन में बादल फटना, अतिवृष्टि, भूस्खलन आम समस्या है। खासकर शिवालिक क्षेत्र और उच्च हिमालय और मध्य हिमालय के जो मिलते जुलते क्षेत्र हैं और पूरी अलकनंदा की घाटी है, बहुत संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से। अगर इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं और नीचे जाकर के भाबर और तराई में बाढ़ की जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं और ऊपर बहुत जगह से भूस्खलन से जनधन की हानि भी होती है। अगर पर्टिकुलर देखा जाए तो उत्तराखंड में 318 सेंटीमीटर बारिश होती है नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर ये टिहरी का वह क्षेत्र है जिसका फेस ओपन होता है दक्षिण की तरफ, और गंगा की घाटी से मानसून की धारा सीधे इस क्षेत्र में प्रवेश करती है और इधर उधर उसको हिलने का अवसर नहीं मिलता है, एक जगह फोकस्ड हो जाती है। जैसे ये फेस है, यहाँ पर से आपका दूसरी शिवालिक है, यहाँ पीछे शिवालिक है, यहाँ आगे शिवालिक है, यहाँ गंगा की घाटी है। इससे जो भी मानसूनी हवाएं जाती हैं वो नरेंद्र नगर के सपाट पहाड़ से टकराती हैं और सीधे उसी क्षेत्र में बारिश करती हैं। तो नरेंद्र नगर है, मसूरी है, देहरादून का राजपुर है, ये क्षेत्र मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं उत्तराखंड में। उसके बाद अक्टूबर आते आते लगभग मानसून का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिण में चला जाता है, दक्षिण मतलब भूमध्य रेखा से नीचे चला जाता है, तो दक्षिण का तापमान बढ़ने लग जाता है, उत्तर का तापमान कम होने लग जाता है, तो मानसून लौटना शुरू हो जाता है। अर्थात जो हमारी हवाएं हैं वो ऊपर भूभाग से जो हमारा समुद्र क्षेत्र है उसकी ओर चलने लगती हैं, तो उसका बहुत प्रभाव होता नहीं है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ये समय बहुत ठंड का होता है, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर होता है। ये भूमध्य रेखा है। दिसंबर आते आते 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लिम्बवत होता है और हम यहाँ 30 डिग्री में लगभग में है, तो हमारे लिए ये बहुत ही दूर से किरणें आ रही होती हैं। सूर्य उदय बहुत देर से होता है, सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, इस वजह से रातें बहुत लंबी होती हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं, सूर्य का प्रकाश दूर से मिल रहा होता है, कम होता है, तो इस वजह से तापमान गिरना शुरू हो जाता है और दिसंबर में बहुत तेजी से सर्दी बढ़ने लग जाती है। जनवरी आते आते बहुत तीव्र ठंडा होता है और जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, क्योंकि दक्षिण में सूर्य के जाने का प्रभाव यहाँ साफ दिखाई देता है। 15 जनवरी के आसपास 31 दिसंबर से 15 जनवरी के आसपास उत्तराखंड में एक वर्षा और होती है, लेकिन ये बहुत कम होती है, जो फुहारों के रूप में होती है। उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर में जो उठने वाले बादल हैं वो चक्रवात हैं, वो जेट स्ट्रीम के सहारे पूरब की ओर खींचे चले आते हैं और हिमालय से टकरा करके बारिश करते हैं। तो ये जो उत्तराखंड हिमालय है या जो हमारा पश्चिमी हिमालय है, इससे टकरा करके उत्तर के विशाल मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है। और क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर 5-7 डिग्री ऊपर होता है, तो वहां तो ये फुहारों के रूप में गिरती है, लेकिन 1500 मीटर से ऊपर जो हमारी चोटियां हैं उनमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, यानी कि माइनस में तापमान चला जाता है। तो माइनस में टेम्परेचर जाने के कारण ये फुहारें बर्फ के रूप में बदल जाती हैं, तो मध्य हिमालय से ऊपर की तरफ बर्फबारी होती है पूरे क्षेत्र में। बाकी जो ये पूरा सीजन है, इसमें जो हिमालय के उच्च भाग हैं वहाँ रात्रि का टेम्परेचर माइनस में होता है
और टेम्परेचर माइनस में होने के कारण पूरा क्षेत्र पाले के प्रभाव में रहता है, जबकि मैदानी भागों में इस समय नमी ऊपर उठ नहीं पाती है, ठंडा नीचे ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि नमी नीचे ही संघनित होने लग जाती है, जिसके कारण बहुत घना कोहरा पूरे मैदानी भागों में रहता है और ऊपरी भाग कोहरे पाले की चपेट में होते हैं। इस वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो हमारा जलवायु है उसका सबसे कठिन दौर यही वाला होता है, जो हमारा जनवरी माह है, दिसंबर से जनवरी माह है। तो ये उत्तराखंड की जलवायु है, मतलब मार्च से जुलाई के बीच गर्मी, जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा और अक्टूबर से फरवरी तक ठंडा होता है। तो इनके अलग अलग नाम हैं। अक्टूबर जो आपका से फरवरी शीत ऋतु है, उसे शीतकला भी कहते हैं, श्यूंद भी बोलते हैं, ह्यूंद भी बोलते हैं, ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं। ये जो वर्षा का सीजन है इसे हमारे यहाँ चौमास भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग बजगाल भी बोलते हैं, तो वो सब स्थानीय, और उसे रूरी और खरसाव, रूरी और खरसाव पूरे सीजन को नहीं बोला जाता है, केवल उस टाइम को बोला जाता है जब सूखे की स्थिति हो जाती है। और ह्यूंद या श्यूंद उस स्तर को बोला जाता है जो पौष माह से लेकर के माघ के शुरुआत में बर्फबारी का टाइम होता है, जब जिस समय बहुत ज्यादा बर्फ, ह्यूंद शब्द हिम से बना हुआ है, तो उसी से उसको नाम दे दिया गया है, ह्यूंद या श्यूंद बोला जाता है या शीतकला बोला जाता है, तो वो स्थानीय भाषा के शब्द हैं। तो ये जो हमारी उत्तराखंड की जलवायु है उसमें भारतीय जलवायु का पूरा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन शेष जो भारत है, हमारा विशाल मैदान है, या अन्य जो दक्कन भारत है उससे थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे का भारत पूरा, ये जो आपका गुजरात से नीचे का भारत है ये पूरा उष्ण कटिबंध में है, उससे ऊपर का जो भारत है वो सारा शीत उष्ण कटिबंध में है। थोड़ा बहुत शीत हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभावी रहता है, वो समुद्र तल से हिमालय की ऊंचाई के कारण रहता है। तो ये उत्तराखंड की जलवायु है।